हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रमन शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे साथ में हैं राष्ट्र धारक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष करण सर, जो कि एक समाज सेवी हैं। धर्मांतरण, लव जिहाद और गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पे लगातार काम कर रहे हैं। अब तक 200 प्लस लड़कियों को इन्होंने लव जिहाद से बचाया है, कई लोगों को धर्मांतरण से बचाया है और लगातार ऐसे कार्य कर रहे हैं। आज हमारे साथ सर जुड़े हैं जो कल बीजेपी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करवाना चाहती थी सदन में, जो कि इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण मिले, उसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत एक एक्ट लाना चाहती थी और वह एक्ट बीजेपी लागू नहीं करवा पाई। यह एक्ट क्यों नहीं लागू कर पाई, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी अगर कोई एक्ट लेकर आती है और उसे पारित नहीं करा पाती है। पिछले 12 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी कोई विधेयक पास करवाना चाहती थी और नहीं करवा पाई। इसके पीछे जो भी कारण हो, देखिए, ये कोई नारी शक्ति बंधन नहीं है, ये केवल नाम है उसका, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, बल्कि ये समाज को तोड़ने वाला, राष्ट्र को कमजोर करने वाला एक अधिनियम था जो कि नहीं पास हो सका। ये बहुत ही अच्छा कार्य, पुनीत कार्य हुआ। कारण मैं आपको बताऊंगा, सुनने में तो लगेगा कि भाई नारी के लिए था और आप विरोध कर रहे हो। देखिए, 27% सीटें लोकसभा विधानसभा की पहले से आरक्षित हैं SC ST कोटे के लिए। अब 33% आरक्षित हो जाती महिलाओं के लिए जी। अब टोटल आरक्षण हो गया 60% जी। जब सोचिए, आप विचार करिए, 60% सीटें रिजर्व हो जाएंगी तो 40% सीटें केवल योग्यता के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर बचेंगी, तो उस राष्ट्र का, उस पार्लियामेंट का कल्याण कैसे होगा? कितनी गंभीर विषय। 60% बिल्कुल है, सही कहा। दूसरी बात, जैसे कि UGC एक्ट लेकर के आए, उसमें क्या था, सामान्य वर्ग के लड़के, उनके विरुद्ध था, पुरुषों के विरुद्ध था कि वो, उनके ऊपर तमाम प्रेशर आ जाए, दिक्कत आ जाए। यहां पर भी यही खेल हो रहा था, सामान्य वर्ग का पुरुष कहां जाएगा? जब सारी सीटें आप रिजर्व कर देंगे, SC ST रिजर्व कर देंगे, महिला रिजर्व कर देंगे, तो सामान्य वर्ग का पुरुष, और यहाँ पे OBC वर्ग का पुरुष भी प्रभावित होता। यदि हम या आप कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कैसे लड़ पाएंगे जब 60% सीटें रिजर्व हो जाएंगी? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या से हमारा देश बच गया। दूसरी बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। आपने 10 देशों का संविधान कॉपी किया, भारत देश का संविधान बनाया, तो आप सोचिए कि इस तरह का कोई नियम किसी अन्य देश में है? किसी भी बड़े देश में महिलाओं को इस प्रकार से पार्लियामेंट में रिजर्व नहीं दिया गया, रिजर्वेशन नहीं दिया गया। रिजर्वेशन देने का तरीका जो है वो ये है कि आप पार्टियों का कोटा निर्धारित करिए कि पार्टियां कम से कम 33% या 40% जो उम्मीदवार उतारेंगी, तो उसमें कम से कम 35-40% महिलाएं होंगी। ये बात आपने बहुत सही कहा कि जब आप ऐसा कोई नियम न लेकर आइए कि वह नियम जबरदस्ती लोगों पे थोप दिया जाए। आप ऐसा नियम लेकर आइए कि लोग वहां तक पहुंच भी जाए और उनको तकलीफ भी ना। तो ये मतलब है कि ये नियम जो था, जो मैं बता रहा हूँ, पार्टी वाइज होता, तो उसमें थोड़ा सा योग्यता बनी रहती और एक मतलब है कि फ्रेश माहौल वाला सीन रहता। और ये बीजेपी नहीं चाहती थी। बीजेपी चाहती थी कि उनके अपने चाटुकार लोग आए, उनके हिसाब से महिलाएं आए, जो उनके आगे पीछे दाएं बाएं सब बैठ सके, और एक ग्लैमर वाला माहौल अमित शाह के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए क्रिएट हो सके। वो शायद ये चाहते थे, तो फिलहाल वो नहीं हो सका। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, ये बताइए, आपने बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया है जी, और आप रेगुलर करते भी आ रहे हैं। शायद अब तक मैं जितने लोगों से मिला हूं, उसमें अगर समाज सेवी जो अपने आगे लगाते हैं कि वो समाज सेवी हैं, तो समाज सेवी में आप ही मुझे एक ऐसा मिले हैं जो सच में समाज सेवा कर रहे हैं। क्या आरक्षण का विश्लेषण होना चाहिए? क्या आरक्षण पे अब समय आ गया है कि इस पे कुछ कार्य होना चाहिए? आरक्षण जरूरी नहीं पढ़ाई में ही हो। मैं इस पे बस यही कहूंगा, मैं इस पे बस केवल इतना कहूंगा कि भाई साहब, आप जो विकसित देश हैं, जो बड़े देश हैं, जिन्होंने तरक्की करी, उन्नति करी है, डेवलप हुए, उनको देख लीजिए। उनके यहाँ क्या 70% का आरक्षण है? क्या 50%, 60%, 70% का जातीय आरक्षण है? भाई साहब, किसी भी देश में जातीय आरक्षण नहीं है, और महिलाओं को भी इस प्रकार से आरक्षण नहीं दिया जाता जिस प्रकार से यहाँ की सरकार दे रही है। ये अपने आप में
मेरी मत मानो, आप अपना अपना विचार भी मत थोपिए। मैं ये कहूंगा आप अमेरिका को देखो, चीन को देखो, जापान को देखो, ऑस्ट्रेलिया को देखो, ब्राजील को देखो, मैक्सिको को देखो, रूस को देखो, इन देशों को देखो और उस हिसाब से देश की नीतियां बने। और फिलहाल मैं फिर आता हूँ इसी सर एक टिप्पणी मैं चाहता हूँ इससे पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए कि 1947 में हाँ जी, हाँ जी। भारत आजाद हुआ, 1949 में चाइना आजाद हुआ। चाइना ने ऐसा क्या किया कि चाइना आज अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के खड़ा है और हम अमेरिका के आगे करबद्ध खड़े हैं? आप तो 47 बहुत पीछे चले गए, आप 1990 में आ जाइए। भारत की जो जीडीपी थी और चाइना की जो जीडीपी थी वो लगभग बराबर थी। 1947 से 1990 तक जीडीपी बस थोड़ा सा ऊपर नीचे अप डाउन रहती थी, लगभग बराबर रहती थी। ये तो 1990 के बाद ऐसा गंदा माहौल हमारे देश में बना कि हमारा देश बर्बाद होता चला गया। और चाइना ने कुछ ऐसा नहीं उसने कुछ बहुत बड़ा तीर मारा है, उसने केवल अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल किया, जनसंख्या नियंत्रण करी और अच्छी राजनीति उनको मिली। सी जिनपिंग एक अच्छे इंसान उनको मिल गए, एक अच्छे राजनेता उनको मिल गए और देश तरक्की। सर आप ये बताइए आपकी इस बात पे तो बड़ी हंसी आ गई मुझे कि जनसंख्या नियंत्रण, सवर्ण समाज एक ऐसा तबका है जिसने जनसंख्या को नियंत्रण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। मतलब मैं अपने खानदान की बात करता हूँ, 2 भाई, किसी के 3 भाई, 2-3 ऐसे करके सबके, हमारे भी यही है 2-3 ऐसे करके सवर्ण समाज ने देश को बहुत बड़ा योगदान दिया जनसंख्या नियंत्रण करके। लेकिन मुस्लिम ने और अदर लोगों ने एक तरीके से कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट कर दिया। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और अब लोकतंत्र बन गया भीड़तंत्र। लोकतंत्र खत्म होके बन गया भीड़तंत्र। मतलब हमने देश के लिए जान दी, हमने देश के लिए बच्चे नहीं पैदा किए, हमने देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून जब नहीं लागू हुआ फिर भी अपने ऊपर लागू किया, देश को बचाया। और ये सब क्या हुआ? अब हमारे बच्चे यूजीसी जैसे नियमों में बलि चढ़ेंगे और हमारे बच्चे अब ऐसे बर्बाद होंगे। यही उसका आपको दंड मिलेगा। यही तो साउथ के राज्य इस समय कह रहे हैं, जो इन्होंने परिसीमन लेकर के आए, जो कल बिल पास करवाना चाहते थे, नहीं हो पाया। यही साउथ प्रदेश कह रहे हैं कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया तो उसका हमको दंड मिलेगा क्या? हमारी सीटें आप कम कर दोगे क्या? तो वही सर, हमने देश के लिए किया तो हमें तो दंड मिलना चाहिए। एक तरीके से जब कसाब ने गोली चलाई लोगों पे तो उसको भी बात कहने का मौका दिया गया, उसको भी एक मौलिक अधिकार दिया गया। लेकिन भाई सवर्ण तो उससे भी खतरनाक है, हमें कहने का मौका क्यों दिया जाए? हमें तो डायरेक्ट सूली पे चढ़ा दिया जाएगा यूजीसी अधिनियम के तहत। मैं टॉपिक को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बट क्या करें, जिस देश के लोगों ने इतना बड़ा योगदान, भावनाएं कंट्रोल नहीं हो पाती हो जाता है। तो ये चीजें हैं सर। क्योंकि देखिए आप कारण क्या है कि जब अन्याय होता है तो जब वहां तक बात जाती है तो वो हमारी जो है भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रह जाता है और हम अन्याय के खिलाफ या आप अन्याय के खिलाफ बोल देते हैं, तो ऐसा होता है। तो कल जो ये जो गच्चा खाए हैं बीजेपी वाले 33% आरक्षण और परिसीमन पे, आप ये सोचिए कि परिसीमन करके आप सीटों को 50% अधिक बढ़ा देंगे और कोई सही बंटवारा नहीं है, कभी भी नहीं रहा। क्योंकि हमारे यहाँ 5 विधायक पे एक सांसद हैं, किसी राज्य में 10 विधायक पे एक सांसद है, किसी राज्य में 20 विधायक पे एक सांसद है, किसी राज्य में 30 और 40 विधायक पे एक सांसद है। तो इतना ज्यादा जो गड़बड़ घोटाला है, इसीलिए सन 76 में संविधान में अनुच्छेद 170 के अनुसार कि 500 से अधिक विधानसभा सीटें कहीं नहीं रहेंगी और साथ ही ये जो परिसीमन है इसको फिक्स कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा, इसको तो नहीं बढ़ाया जा सकता है। जो कल ये अध्यादेश लाना चाहते थे ये असंवैधानिक है, क्योंकि आप सीटों को नहीं बढ़ा सकते। आप कुछ क्षेत्र को आगे पीछे कर सकते हो, जैसा कि 2002 में परिसीमन हुआ था कि कुछ क्षेत्र घटाए गए, कुछ क्षेत्र बढ़ा दिए गए, पर आप सीटें लोकसभा की नहीं बढ़ा सकते हो। ये मतलब है कि संवैधानिक है। तो परिसीमन बढ़ता, अगर सीटें बढ़ जाती तो आप सोचिए जनता पे डबल दबाव हो जाता, कितना अधिक इनकी सैलरी, इनके व्यय, इनके भवन पे हमारी जनता पे करती, खर्च करती है। इतने अधिक जो जनप्रतिनिधि हैं
मेरे ख्याल से बड़े बड़े 8-10 देश आप उठा लीजिए, उनके अंदर जितने जनप्रतिनिधि होंगे उससे ज्यादा भारत में है। अब सर एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ आपसे, मुझे तो इस टॉपिक पे लेके बड़ी हंसी आ रही है। बड़ा एक ये टॉपिक जब आपको मैंने बुलाया इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए, इतना हेल्दी डिस्कशन चल रहा है, बट आप जब बातें बोलते हैं तो उससे जब मन में विचार आता है तो एक हंसी उत्पन्न होती है अपने देश के लिए कि हमारे जिस जगह पे आप बैठे हैं, जिस जिले में आप बैठे हैं, इस जिले में टोटल 6 विधानसभा है। 7। हाँ 7 विधानसभा है। हाँ 7 विधानसभा में एक भी विधायक ऐसा नहीं है जिसने 10% भी काम किया। तो अब वो विधायकों की संख्या बढ़ा करके करना चाहते हैं 11। अब होगा क्या, अब 11वां आके 10 का काम करेगा। अरे 10 काम वो भी आएगा, वो भी 4 गाड़ियां, फॉर्च्यूनर और हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड का पैसा है अपने ऊपर खर्च करेगा। तो इस तरीके से अगर परिसीमन बढ़ेगा तो जो हम आप दाल रोटी खा रहे हैं ना सर, ये भी खाना बंद हो जाएगा। जिले में हम कहते हैं 2 जनप्रतिनिधि हो, ना हो 12, 15, 20, 2 हो पर काम करने वाले हो, जनता का दुख दर्द समझें, उनके लिए काम कर सकें। एक जिलाधिकारी जब पूरे जिले को मैनेज कर सकता है तो 2 या 3 जनप्रतिनिधि एक जिले को मैनेज क्यों नहीं कर सकते, हमें बता दीजिए। आप 15-15 जनप्रतिनिधि एक जिले को दे दोगे और काम कुछ होना नहीं है। एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो सर जानते कितने लोगों को मैनेज करता है? अपने 500 लोगों को, अपने 300 लोगों को, अब वो भी अपनी जाति के जब आप उससे काम करवाने जाओ तो कहता क्या नाम है भैया आपका? अच्छा ये जाति क्या है, जात क्या है, और सरनेम नाम बताओ तो सरनेम पूछेंगे। एक बार नहीं बता पाते सरनेम अपना पूरा। और दूसरी बात, अच्छा उनके थ्रू आए हो, मतलब उनके थ्रू आप नहीं आए हो तो आपका काम नहीं होगा। नहीं। ये तो देश के हमारे हालात हैं। देखिए वो तो आप बात ही ना करिए, क्योंकि हमारे देश में जो लोकतंत्र हमको दिखाया जाता है ये लोकतंत्र है ही नहीं, ये भीड़ तंत्र, ये लोकतंत्र होता ही नहीं है। सर हम अपने प्रधानमंत्री को नहीं चुन सकते, हम अपने राष्ट्रपति को नहीं चुन सकते, अपने मुख्यमंत्री को हम नहीं चुन सकते। हम केवल प्यादों को चुनते हैं और बेप्यादे अपने मालिक के इशारे पे नाचते हैं। हमें अपना नेता चुनने का अधिकार नहीं, हमें केवल प्यादे चुनने का अधिकार है। तो ये लोकतंत्र है ही नहीं। और तो सर एक बात आपने बहुत अच्छी कर दी, किसी लेखन ने कहा है डेमोक्रेसी इज अ मिथ। सही बात है, डेमोक्रेसी क्या है? एक मिथ है। मैं एक वकील हूँ पेशे से और कई लोगों को न्याय दिलाता हूँ। इस संविधान को ये मेरे लिए किसी रामायण गीता से कम नहीं। मैं संविधान का हमेशा संविधान नहीं कहता, मैं संविधान का बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन जब आप ये बात बोले, ये बात बिल्कुल लग गई मेरे मन को कि डेमोक्रेसी वर्तमान में क्या हमेशा एक मिथ ही रही है। सही और लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है चाइना में, लेकिन चाइना ने जो अपने लोगों के लिए कर दिया है वो कहीं लोकतंत्र से बढ़कर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे शो पे आए और इस टॉपिक को लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचाया। और बने रहे हमारे शो पे ऐसे, रमन शुक्ला के साथ हम ऐसे डिस्कशन करते रहेंगे। और मेरा नंबर है 6394914720। किसी भी हेल्प के लिए आप सर को भी कॉल कर सकते हैं, मुझे भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में लफ्ज जिहाद हो रहा है, आपके क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है, तो हम लोग इस टॉपिक पे खुल के मुखर होके लोगों की मदद करते हैं। अगर कोई लड़की के साथ गलत हो रहा है तो हम आपके साथ खड़े हैं। जहां कोई नेता, पुलिस, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, वहां आपको रमन शुक्ला और करण सिंह जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।